अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था, तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था, तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से कहाँ जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी अपना सर हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों से कैसे निभाते हो? रानी यानी मैं, तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा सा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली, मैं थारे जेठ से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसे बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और यह यहाँ बैठी है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। रजनी दीदी बोली, आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, यह कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पर पहुँचे ही थे, तभी माँ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, तो यह कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो चपड़ चपड़ जवान चला रही है इस रजनी की। कभी राहुल सब की बात काटते हुए बोला, माँ ये सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी? और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। यह वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और सेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने यह मुझे और रजनी दीदी को गले से लगा लिया।